नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ग्राम समाज एवं विकास की एक मैराथन क्लास। और यहाँ पर हम टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इससे पहले हमने आपको कल जीके की एक महा मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं गरीबी दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया था। तो बताना है आपको कि इसकी शुरुआत जो है मनरेगा की ये कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। तो मनरेगा की जो शुरुआत है ये हुई थी आपकी कब? 2005 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांव को विकास कार्यों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। तो बताना है आपको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अतिरिक्त जो धनराशि है वो कितनी दी जाती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राशि दी जाती है 10 लाख। ऑप्शन नंबर डी 10 लाख राशि यहाँ पर अतिरिक्त दी जाती है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। बताना है कि 1 बीघा जो है ये कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो ये होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है। तो बताइएगा आपको कि भारत में जो है कृषि को क्या समझा जाता है। जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या फिर एक उद्योग। तो जो कृषि है इसको भारत में समझा जाता है जीविकोपार्जन का एक साधन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है, तो ये आपको बताना है। अगर यहीं पर पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारतीय राज्यों में से, तो ये हो जाएगा चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश। और तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि विश्व में अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वहाँ पर भारत का स्थान है 7वां, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो बताना है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है ये कहाँ पर स्थित है। बीकानेर में, झांसी में, जबलपुर में या फिर जोधपुर में। तो जो चारा अनुसंधान है ये आपका पड़ता है झांसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर
बी कानपुर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 यानी कि 1983 में। और जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ICAR के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। अगर बात करें ICAR का, तो इसकी जो है अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुफरी किस फसल की किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुफरी जो है ये किस फसल की किस्म है? आलू की, सेब की, चुकंदर की या फिर केला की? तो जो कुफरी है ये है एक आलू की फसल की किस्म है, तो आलू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक सीमांत कृषक जो है किन्हें कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांत कृषक जो है उत्तर प्रदेश में किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उनको कहा जाता है सीमांत कृषक। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम है वो कहलाते हैं सीमांत कृषक। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है RKSK यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नया स्वास्थ्य प्रोग्राम किशोरावस्थाओं के लिए कब लॉन्च किया गया था? तो बताना है आपको कि ये कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2013 को, 6 जनवरी 2014 को, या फिर 6 फरवरी 2014 को, या फिर 6 मार्च 2014 को। तो ये लॉन्च किया गया था 6 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। RKSK जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया था 2014 में 6 जनवरी को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट किए गए हैं जो लिया गया है। तो बताना है कि कहाँ से लिया गया है? पौधे से, कीट से, जीवाणु से या फिर विषाणु से? तो ये लिया गया है जीवाणु से। ठीक है, बैक्टीरिया से इसको लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरकारी समिति का प्रबंध होता है। तो बताना है कि सरकारी समिति का प्रबंध क्या होता है, किसके द्वारा होता है? तो जो सरकारी समिति होती है इसका प्रबंध करता है कौन? संचालक मंडल के द्वारा। संचालक मंडल के द्वारा सरकारी समिति का प्रबंध होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि गणना 1955-56 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का कितना प्रतिशत है? तो बताना है कि टोटल जो उत्तर प्रदेश में जोतों में से सीमांत जोतों का कितना प्रतिशत है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73.8%। क्या हो जाएगा? 73.8% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है टोटल जोतों में से सीमांत जोतों का प्रतिशत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है? तो बताना है कि कहाँ पर जो है निवास करती है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोयाबीन की जो सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का, ये होता है मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में। क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये होती है कितनी? 18 से 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 से 20% तक यहाँ पर सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना
की स्थापना कब की गई? तो बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की जो स्थापना है यह कब की गई थी? तो ये की गई थी 1979 को। ऑप्शन नंबर बी 1979 को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। तो बताना है कि किसका जो है विक्रय अधिशेष अधिकतम है? गेहूं का, धान का, चने का या फिर कपास का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का। गेहूं का जो है विक्रय अधिशेष अधिकतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा निम्नलिखित फसलों में से बागान फसलें कौन सी हैं? तो बताना है आपको कि बागान फसलें जो हैं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, गन्ना, तंबाकू या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर जो तीनों दी गई हैं, कपास, गन्ना और तंबाकू, ये सभी यानी कि यहाँ पर जो है ये बागान फसलें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बागान फसलें किन्हें कहते हैं? तो इनको नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती हैं, इन्हीं को जो है बागान फसल या फिर नकदी फसल बोला जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूर्य मित्र योजना प्रारंभ किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो बताना है कि सूर्य मित्र योजना जो है इसको प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य यहाँ पर है? ग्रामीण विकास, सिंचाई में वृद्धि, रोजगार को बढ़ावा या फिर सौर ऊर्जा को बढ़ावा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य के नाम से भी आप इसको पहचान सकते हैं। इसका संबंध है सोलर एनर्जी से, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है खाद्यान्न उत्पादन से। तो खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे होता है? ये होता है हरित क्रांति से। किससे होता है? हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला यहाँ पर दिया गया है तिलहन उत्पादन। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से। और एक यहाँ पर अगला दिया है दुग्ध उत्पादन। तो ये होता है सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे होता है? तो ये होता है दुग्ध उत्पादन से। और अब जो बचा आपका मत्स्य उत्पादन, यही होता है नीली क्रांति से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा है? तो बताना है आपको कि 898 से लेकर अब जो है 2011 में कितना हो गया है? तो ये हो गया है 912। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिले में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है आपका जौनपुर जिला में। कहाँ पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये है आपका जौनपुर में, याद रखिएगा। और सबसे कम जो लिंगानुपात है ये है आपका गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में आपका है सबसे कम, और सबसे अधिक कहाँ पर है? जौनपुर जिले में। ठीक है, अगर बात करें कितना है, तो जौनपुर में है 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं। और जो अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर जो है वो है 1000 पुरुषों पर 852 महिलाएं। ठीक है, तो सबसे अधिक है जौनपुर का और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन क्या है? तो बताना है आपको कि सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन क्या है सिंचाई का? ट्यूबवेल, नहर, पंपिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहर। नहर ही है जो सबसे सस्ता और मुख्य साधन है सिंचाई का। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो बताना है कि चाय बागानों के लिए सर्वाधिक जो उपर्युक्त मिट्टी है
वो कौन सी है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या फिर रेंगुर। तो जो चाय बागान होते हैं उनके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है अम्लीय मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था विश्व की किस संस्था के सहयोग से? तो बताना है आपको कि विश्व की किस संस्था के सहयोग से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर दिया है यूनिसेफ और फिर दिया है आपका यूनेस्को। तो ये जो है चलाया गया था यूनिसेफ संस्था के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यूनिसेफ की तो इसकी स्थापना जो है हुई थी 1946 को। किसके द्वारा? तो ये हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो बताना है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये होने चाहिए कुल 33%। ऑप्शन नंबर सी 33% पद जहाँ पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? बताना है कि रैंचिंग पद्धति जो है ये किस देश में बहुतायत पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि रैंचिंग पद्धति होती क्या है। तो रैंचिंग खेती में क्या होता है कि जो भूमि की जुताई है, बुआई है, जो ये सब नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इनमें जो है फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि होता क्या है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति हैं इनमें जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है, जैसे कि भेड़ हुआ, बकरी हुआ। तो यही जो कहलाता है, यही कहलाता है आपका रैंचिंग पद्धति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये जो है कहाँ पर अधिक जो है, ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किन 2 जगहों पर किया जाता है? तो बताना है कि कौन कौन सी जगहों पर ये किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन। पहला यहाँ पर दिया है प्रयाग व वाराणसी। तो यहाँ पर प्रयागराज तो ठीक है, लेकिन वाराणसी में नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है वाराणसी हरिद्वार। तो हरिद्वार यहाँ पर सही है, लेकिन वाराणसी फिर से यहाँ पर गलत है। फिर दिया है हरिद्वार और बिठूर। यहाँ पर हरिद्वार सही है, लेकिन बिठूर यहाँ पर गलत है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ पर होता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है ये 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये होता है हरिद्वार में, सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, हरिद्वार में। उज्जैन में होता है, ठीक है, उज्जैन नोट कर लीजिएगा। फिर आपका नासिक में होता है, और एक होता है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है। प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है। तो इन 4 जगहों पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शीघ्र पकने वाली आम की किस्म कौन सी है? तो बताना है कि शीघ्र पकने वाली आम की किस्म कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन जो है एक आम की ऐसी किस्म है जो शीघ्र पकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताना है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अलवर में, नागौर में, भरतपुर में या फिर बहरोड़ में? तो ये स्थित है आपका भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी भरतपुर में ये जो है स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 20 अक्टूबर
1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइएगा, कृष्ण क्रांति जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है झींगा उत्पादन से। तो झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है झींगा उत्पादन से। पहला ऑप्शन आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरा है उर्वरक उत्पादन। तो इसको बोला जाता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है उर्वरक उत्पादन से। फिर है आपका एक सीमेंट उत्पादन। तो सीमेंट उत्पादन जो है ये कहलाता है आपका धूसर क्रांति। ठीक है, तो धूसर क्रांति का संबंध हो गया किससे? सीमेंट उत्पादन से। और जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पादन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है? तो बताना है कि किस जो है ये भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है सर टॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। ललितपुर, देवरिया, बलिया या फिर सोनभद्र। 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है ये कहाँ पर है प्रतिशत में? सोनभद्र में है। दूसरे नंबर पर आता है आपका ललितपुर, तीसरे नंबर पर आता है देवरिया और फिर आता है बलिया। ठीक है, तो ये आपको सीक्वल भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कृषि क्षेत्र में आज हमारी श्रम शक्ति का लगभग कितना हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है? तो बताना है कि कितना हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56% जो है आजीविका प्राप्त कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुसंधान वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बताना है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है ये पड़ता है आपका कटक में। ऑप्शन नंबर ए कटक में ये जो है पड़ता है। और जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भाबर नदी की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बताना है कि भाबर नदी की तंग पट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भाबर नदी है इसकी जो तंग पट्टी है ये पाई जाती है कहाँ पर? तराई वाले क्षेत्रों में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी पाई जाती है। तो बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में, लघु कृषकों में, सीमांत कृषकों में या उपर्युक्त सभी में। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। यानी कि मैदानी क्षेत्र हों या लघु कृषक हों या सीमांत कृषक हों, इन सभी में जो है अधिक गरीबी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की स्थापना
कब हुई? तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1947, 1949, 1950 या फिर 1951। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो जो पंचायती राज एक्ट है, ये जो है इसकी स्थापना की गई थी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो है प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन पीली क्रांति से संबंधित है? बताना है आपको कि पीली क्रांति से कौन जो है यहाँ पर संबंधित है। मसाला उत्पादन, फल उत्पादन, आलू उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन। तो चलिए देखते हैं कि जो तिलहन उत्पादन है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो इसी का जो है संबंध होता है किससे? पीली क्रांति से। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है मसाला उत्पादन, तो मसाला उत्पादन का जो संबंध होता है ये होता है बादामी क्रांति से। किससे होता है? बादामी क्रांति से होता है। ठीक है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा है फल उत्पादन, तो फल उत्पादन का जो संबंध होता है ये होता है सुनहरी क्रांति से। किससे होता है? सुनहरी क्रांति से होता है। फिर दिया है आलू उत्पादन, तो आलू उत्पादन का हो जाएगा, इसका जो संबंध ये हो जाएगा गोल क्रांति से। किससे हो जाएगा? गोल क्रांति से आलू उत्पादन का संबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको चारों ऑप्शंस बता दिए हैं, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977 में कहाँ पर हुई थी? तो बताना है आपको कि 1977 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में, नीलखेड़ी में, लखनऊ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बताना है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो शुरू किया गया था ये किया गया था 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो बताना है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जमाबंदी से तात्पर्य हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो बताना है कि किस स्थान का जो दशहरी आम है ये फेमस है। कानपुर, प्रतापगढ़, देवरिया या फिर मलिहाबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मलिहाबादी आम है ये आपका विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मलिहाबाद, लखनऊ यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का लाभ सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? तो बताना है आपको कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ यहाँ पर जो हरित क्रांति का लाभ है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जो लाभ हुआ है हरित क्रांति में तो वो हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो बताना है आपको कि जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें कि जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, आपको बताना होगा। तो जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम था? जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसका जो नाम है वो है गोविंद वल्लभ पंत, इसका नाम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है कहाँ पर है? तो ये है आपका पत्तन नगर में, यानी कि उत्तराखंड में।
और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1960 ईस्वी में। 1960 में जो है इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? तो बताना है कि कौन सी जो योजना है ये अंग बन चुकी हैं किसका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। तो यहाँ पर जो ये तीनों योजनाएं दी गई हैं, ये जो है जैसे कि IRDP हुआ, ठीक है, और ये ट्राइसेम हुआ, DWCRA, तो ये जो है तीनों की तीनों जो है इसका अंग यहाँ पर मानी जाती हैं। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और पिछली क्लास में हमने शायद इसको आपको कराया भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो बताना है आपको, नई जो राष्ट्रीय कृषि नीति है इसमें जो विकास लक्ष्य रखा गया है वो कितना प्रतिशत यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये निर्धारित किया गया है 4%। ऑप्शन नंबर सी, 4% यहाँ पर जो है लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूमि सुधार किस सूची से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भूमि सुधार जो है वो किस सूची से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो भारतीय संविधान में सूचियां हैं वो कुल मिलाकर के 3 सूची आती हैं। एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची, और एक होती है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 यहाँ पर सूचियाँ हैं। अगर बात करें संघ सूची की तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है। संघ सूची के अंतर्गत आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय होते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, और इसमें जो है टोटल 100 विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है संघ सूची में, ठीक है। जैसे कि आपका भारत की रक्षा के विषय में विदेश कार्य, वायु मार्ग हुआ, ठीक है, और सिक्का हुआ, बैंकिंग हुआ, टेलीफोन हुआ, डाक हुआ, तो ये सभी आते हैं आपके जितने भी विषय हैं ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, और इसमें जो है टोटल 100 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी की, जो राज्य सूची है उसकी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। राज्य सूची क्या होती है? तो राज्य सूची में कुल मिलाकर के 61 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि न्यायालय हुआ, राज्य पुलिस हुई, जिला अस्पताल हुआ, पशु, सिंचाई, कृषि वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो आती हैं, ठीक है। भूमि सुधार का भी जो मैटर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। पंचायती राज हुआ, ये सभी आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, और इसमें टोटल 61 विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। किसकी बात करते हैं? समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में टोटल जो है अगर बात करें तो इसमें जो है 52 विषयों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 52 विषयों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। जैसे कि कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसमें आता है आपका शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये है आपका समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। दीवानी हुआ, फौजदारी हुआ, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने हुआ, विवाह हुआ, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये आते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम जो है बता देते हैं आपको कि भूमि सुधार जो है हमने आपको बताया ये आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी जो है ज्यामितीय आकृति में इसको नापने में आसानी होती है जरीब सर्वेक्षण में? वृत्त के आकार में, वर्ग में, आयत में, या फिर त्रिभुज में? तो यहाँ पर जो आकृति मानी जाती है वो है ज्यामितीय आकृति त्रिभुज की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा त्रिभुज सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो बताना है आपको कि जो वसूली कीमत है ये सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है किस पर? बाजार कीमत से कम पर। ऑप्शन नंबर ए, बाजार कीमत से कम पर जो है वसूली कीमत निर्धारित की जाती है। और चलते हैं देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस
कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दिवस से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 22 मार्च यहाँ पर दिया गया है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व जल दिवस। सभी को पता होगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 22 अप्रैल दिया है तो मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस हमने आपको बता दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हम जो है आपके लिए एक और बड़ी मैराथन लेकर आने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी की भी मैराथन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत ही जल्द हम उसकी भी टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।